नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। इंडिया टेक इट चिप्स फॉर विकसित भारत का हुआ आयोजन। सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की रखी गई नींव। असम और गुजरात में होगा उत्पादन। खबरों में बार्किंग डियर, हिरण की छोटे आकार की प्रजातियों में से एक, संख्या में हो रही है लगातार गिरावट। और पिंक टैक्स पर बहस, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के उत्पाद महंगे, कंपनीज करती हैं भेदभाव। आइए खबरों की शुरुआत करें। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी, भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाएगी। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियाज टेक इट चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम के दौरान कही। इस कार्यक्रम के दौरान भारत में 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की नींव रखी गई है। इनमें 2 प्लांट की नींव गुजरात में और 1 की असम में रखी गई है। गुजरात के धौलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार की जाएगी, वहीं असम के मोरीगांव और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी तैयार की जाएगी। इन तीनों सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। गुजरात के धौलेरा और असम की असेंबली फैसिलिटी की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप को सौंपी गई है। टाटा ग्रुप के दावे के मुताबिक साल 2026 में यहां से कॉमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं गुजरात के साणंद में मुंबई की सीजी पावर और जापान की रेनेसा मिलकर एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेंगे। आपने गौर किया कि हमने धौलेरा में लगने वाले प्लांट को फैब्रिकेशन फैसिलिटी कहा, तो असम और साणंद के प्लांट को असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी नाम दिया गया है, जबकि ये तीनों ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर का उत्पादन कोई आसान काम नहीं होता। आज एक मशीन लगाए और कल से उत्पादन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे सेमीकंडक्टर उत्पादन में अलग अलग स्तर पर कंपनीज काम करती हैं। इन सबको मिलाकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बोला जाता है। सेमीकंडक्टर के निर्माण में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन 4 तरह की प्रोसेस काम करती हैं। जिन कंपनीज के पास इन चारों की फैसिलिटी होती है उन्हें IDM यानी इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। ऐसी कंपनीज जो डिजाइनिंग में स्पेशलाइज्ड हैं उन्हें IP कंपनीज या इंटेलेक्चुअल कंपनीज कहा जाता है। ये IDM कंपनीज को स्पेसिफिक डिजाइन ब्लॉक मुहैया कराती हैं। इनके बदले में इन्हें रॉयल्टी हासिल होती है। ये सिर्फ डिजाइनिंग तक सीमित होती हैं। ये अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करती। जब आप भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की चुनौतियां जानेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। भारत में डिजाइनिंग कंपनीज नहीं है। इसी के मद्देनजर सरकार ने जनवरी 2022 में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI योजना भी लॉन्च की थी। इस इकोसिस्टम में एक और टाइप की कंपनी होती हैं जिन्हें फैबलेस कहा जाता है। ये भी डिजाइनिंग में काम करती हैं लेकिन IP कंपनीज से अलग होती हैं। ये अपने डिजाइन्स को मैन्युफैक्चरर और टेस्टिंग के लिए आउटसोर्स करवाती हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स को अपने नाम से ही बेचती हैं। एक और टाइप की कंपनी को फाउंड्री कहा जाता है। ये केवल फैब्रिकेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन रखती हैं। एक और टाइप है जिसे OSAT यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी कहा जाता है। यहाँ पर पैकेजिंग और टेस्टिंग का काम होता है। ये एक तरह का फॉलोअप प्रोसेस है। असम के मोरीगांव और गुजरात के साणंद में यही फैसिलिटी तैयार करने की नींव रखी गई है। सेमीकंडक्टर के पूरे इकोसिस्टम को समझने के बाद हम बात करते हैं भारत इस इंडस्ट्री में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। भारत में डिजाइनिंग कंपनीज की कमी है। दूसरा, वैश्विक स्तर पर पहले से एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, इसलिए ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। उत्पादन की शुरुआती लागत बहुत ज्यादा महंगी है, इसलिए बड़े निवेश की जरूरत होती है। भारत में रॉ मटेरियल की भी कमी है। इस दिशा में भारत सरकार ने कई अहम प्रयास जरूर किए हैं। इनमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इत्यादि शामिल हैं। गारो हिल्स में एक शिकारी ने बार्किंग डियर यानी भौंकने वाले हिरण को मार दिया। वन्यजीव अधिकारियों ने शिकारी को पकड़ लिया, लेकिन उनके हाथ हिरण की डेड बॉडी ही लगी। शिकारी ने हिरण को उसके मांस और खाल को बेचने के लिए मारा था। ये खबर बहुत आम हो सकती है, लेकिन बार्किंग डियर भारतीय वाइल्ड लाइफ में बहुत अहम है।
छोटे और क्यूट से दिखने वाले ये हिरण कई नामों से जाने जाते हैं। इन्हें भारतीय मुंटजक, सदर्न रेड मुंटजक और काकर नाम से भी जाना जाता है। ये हिरण की छोटे आकार की प्रजातियों में से एक है। इनमें केवल मेल हिरण में ही सींग पाए जाते हैं, वो भी बहुत छोटे आकार के। आपको पता है ये लड़ाई में सींगों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने लंबे कैनाइन दांतों का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन रंग वाले ये हिरण डायर्नल यानी दिनचर और नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर दोनों ही तरह के हो सकते हैं। इनका जेस्टेशन पीरियड 6 से 7 महीनों का होता है। आमतौर पर मादा हिरण एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। आमतौर पर ये शाकाहारी यानी हर्बीवोर होते हैं, मतलब खाने के लिए झाड़ियों, घास, टहनियों, फलों और बीजों पर निर्भर होते हैं। लेकिन कई बार ये पक्षियों के अंडे, छोटे मैमल्स और मांस भी खा लेते हैं। इनके बिहेवियर की सबसे खास बात है कि ये अपनी सेंट यानी सुगंध से अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं। दरअसल नर हिरण में प्री ऑर्बिटल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनका उपयोग ये सेंट को पेड़ों की टहनियों और शाखाओं पर डिपॉजिट करने के लिए करते हैं। इस स्मेल से दूसरे बार्किंग डियर्स को डिफाइन एरिया का पता चल जाता है। जैसे जमीन पर चौक से लाइन खींचकर बाउंड्री बना दी जाती है ना, वैसे ही ये अपने सेंट से किया करते हैं। इसके अलावा इनके बार्क यानी भौंकने का मकसद अपने साथियों को खतरे से आगाह करना होता है। भौंकने की अलग अलग इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी खतरे के अलग अलग स्तर के लिए होती है। इनका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। हालांकि IUCN के मुताबिक इनकी संख्या में गिरावट देखी जा रही है। वहीं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे अनुसूची 3 में जगह दी गई है। भारत के अधिकांश वनों में इनकी उपस्थिति है। पश्चिमी घाट सहित पूरे दक्षिण भारत में, मध्य भारत के शुष्क वनों में, हिमालय के एवरग्रीन टेम्परेट फॉरेस्ट्स में और पूर्वोत्तर भारत के घने वर्षा वनों में ये पाए जाते हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2023 में ही UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी वैगल डांस करता है? तितली, व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी या फिर बर्र? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। आपने कभी सोचा है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो क्यों कुछ हिंदू पाकिस्तान में और मुस्लिम भारत में बने रहे? जब ये चॉइस थी कि आप जहां रहना चाहें वह जगह चुन सकते हैं, तो क्यों कुछ लोगों ने अपने ही देश में अल्पसंख्यक होना चुना होगा? जब भारत और पाकिस्तान बने तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया था। किसी वर्बल कही हुई बात को आंकड़े पुख्ता करते हैं। PEW की रिसर्च के मुताबिक साल 1951 में हुई जनगणना के मुताबिक भारत में मुस्लिम आबादी 3.5 करोड़ थी, जो कि 2011 में बढ़कर 17.2 करोड़ तक पहुंची है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1947 में पाकिस्तान की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 20.5% थी, जो कि 1998 में 1.6% पर सिमट कर रह गई। आंकड़ों से जाहिर है कि किस देश ने अपने वादे को पूरा किया और कहां अल्पसंख्यक देश छोड़ने को मजबूर हुए। इन अल्पसंख्यकों ने केवल पश्चिमी पाकिस्तान से नहीं, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज के बांग्लादेश में भी प्रताड़ना का सामना किया। ये अकेले सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। दुनिया के कई देश, श्रीलंका, म्यांमार और यूरोप के एक बड़े हिस्से में रेफ्यूजी संकट है, जो कि आज की दुनिया की हकीकत है। UN से लेकर कई बड़ी वैश्विक संस्थाएं इस संकट से निपटने के लिए काम कर रही हैं। आज हम इन सब पर बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल बीते सोमवार को गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के रूल्स यानी नियमों को नोटिफाई किया है। गौरतलब है कि इस एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी साल 2019 में ही मिल गई थी। एक्ट तो पारित हो गया था, लेकिन गृह मंत्रालय इस एक्ट को लागू करने वाले रूल्स को, नियमों को फ्रेम नहीं कर पाई थी, इसलिए एक्ट लागू नहीं हो सका। अभी सरकार नियम लेकर आई है तो कानून भी लागू हो सकेगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक नए नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में सक्षम बनाएंगे।
ये CAA कानून उन गैर मुस्लिम रिफ्यूजीज के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में दाखिला लिया हो यानी एंट्री ली हो। इनमें बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, पारसी और ईसाई शामिल हैं। नागरिकता के आवेदन में 2 विशेष डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं। इनमें एक है आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा, साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाला एक भारतीय नागरिक का हलफनामा। इसके अलावा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा की जानकारी वाला हलफनामा। इसके अलावा नागरिकता के आवेदन के साथ एक डॉक्यूमेंट पेश करना होगा कि यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो व्यक्ति अपने पिछले देश की नागरिकता त्याग देगा। अब सवाल है कि इससे भारत के नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा। ये कानून केवल इन 3 देशों से आने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों पर लागू होता है। केवल इन 3 देशों से आने वाले अल्पसंख्यक ही क्यों? क्योंकि इन 3 देशों का संविधान एक विशेष धर्म का पालन करता है और अन्य धर्म के अनुयायियों के साथ इन देशों में कहीं ना कहीं अत्याचार होता है। इस पर कई तरह के सवाल भी हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को मुस्लिम समुदाय को भी शामिल करना चाहिए। इस पर सरकार का तर्क है कि ये तीनों ही देश क्योंकि मुस्लिम बहुल हैं तो वहां मुस्लिमों पर अत्याचार कैसे हो सकता है। एक दूसरा सवाल है कि सरकार नागरिकता इसलिए देना चाहती है क्योंकि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ है, लेकिन नियमों में इस पर किसी भी तरह का प्रूफ नहीं मांगा गया है। वहीं अहमदिया मुसलमान, म्यांमार के रोहिंग्या और श्रीलंका में प्रताड़ित तमिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर भारत की पूर्व सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह का कहना है कि उत्पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा करने की नीति का कदम तो स्वागत योग्य है, लेकिन नागरिकता के बजाय उन सभी को शरणार्थी का दर्जा दिया जाए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। साथ ही भारत को उत्पीड़ितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जेनेवा कन्वेंशन 1961 पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जैसे टैक्स के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पिंक टैक्स के बारे में सुना है? दरअसल बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और उसके बाद से ही पिंक टैक्स बहुत चर्चा में है। पहले तो आपको क्लियर कर दें कि ऐसा कोई भी टैक्स सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाता और न ही किसी अन्य प्रकार का टैक्स होता है, बल्कि ये उस एक्स्ट्रा कीमत को दर्शाता है जो महिला होने की वजह से किसी उत्पाद की खरीदारी पर ली जाती है। मतलब ये कि सामान प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी महिलाओं को उस प्रोडक्ट के लिए पुरुषों से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत कंपनियों के जेंडर आधारित भेदभाव को दर्शाती है। यहाँ पर तुलना समान उत्पादों पर ही की जा रही है। ऐसा नहीं होगा कि महिलाओं के लिए बने हुए परफ्यूम की तुलना पुरुषों के जीन्स से की जाने लगे। इस मुद्दे पर केवल बहस नहीं हो रही है। यूएसए में तो तकरीबन 800 ऐसे प्रोडक्ट्स पर रिसर्च की गई। इसमें पाया गया कि महिलाओं के प्रोडक्ट्स पुरुषों के मुकाबले 13% ज्यादा महंगे थे। वहीं विश्व आर्थिक मंच ने भी माना है कि पिंक टैक्स महिलाओं पर लंबे वक्त से आर्थिक दबाव बना रहा है, जबकि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम कमाती हैं। आप बताइए, क्या आपने शॉपिंग करते वक्त पिंक टैक्स महसूस किया है? आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया। यह लैंड पोर्ट भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यह फेनी नदी पर मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा है। यह दोनों देशों के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा और उत्तर पूर्व राज्यों के उत्पादों के लिए नए बाजार के अवसर प्रदान करेगा। यदि हम लैंड पोर्ट की बात करें तो यह राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों आदि के कुछ हिस्सों सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें लैंड कस्टम स्टेशन और इमिग्रेशन चेक पोस्ट्स के रूप में नोटिफाई किया गया हो। यह यात्रियों और सामानों को सीमाओं के पार निकासी और परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। अश्वनी कुमार को प्रमुख निर्यातक निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। FIEO की स्थापना 1965 में निर्यात संवर्धन संगठनों के एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत निकाय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले सभी निकायों को एक साथ एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रधानमंत्री ने आज पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। यहां पीएम सूरज से तात्पर्य प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण कार्यक्रम से है। यह पोर्टल पात्र व्यक्तियों को बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान करेगा। इससे समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान किया जा सकेगा। इसके माध्यम से वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। फरवरी महीने में जामा नेटवर्क ओपन जर्नल में जीरो फूड चिल्ड्रन पर एक लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख में बताया गया कि भारत में 19.3% अर्थात 67 लाख बच्चे जीरो फूड कैटेगरी में आते हैं तथा जीरो फूड चिल्ड्रन के प्रतिशत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। केवल गिनी और माली ही भारत से आगे हैं। यह अध्ययन 92 देशों के डेटा को ध्यान में रखकर किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ जीरो फूड चिल्ड्रन का मतलब है 6 से 23 माह की उम्र के वे बच्चे जिन्होंने पिछले 24 घंटों में कोई दूध या भोजन नहीं खाया हो। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस लेख का खंडन किया है। हाल ही में भारत और डोमिनिकन गणराज्य ने संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति JETCO की स्थापना के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यह आर्थिक सहयोग और व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए द्विपक्षीय तंत्र होगा। वर्तमान में व्यापार और वाणिज्य पर दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं है। इसके माध्यम से दोनों देश व्यापार, सेवाओं और औद्योगिक प्रौद्योगिकियों में सहयोग करके संबंधों को मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि भारत मुख्य रूप से डोमिनिकन गणराज्य से सोना आयात करता है तथा फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री उत्पाद, मोटर वाहन सहित अन्य वस्तुओं का निर्यात करता है। हाल ही में चीन, ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। इसे समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नाम दिया गया है। इस अभ्यास में तीनों देशों के 20 से अधिक शिप, सपोर्ट वेसल्स और नौसैनिक हेलीकॉप्टर शामिल हैं तथा अजरबैजान, कजाकिस्तान, ओमान, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका इस अभ्यास के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। यदि हम ओमान की खाड़ी की बात करें तो यह अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है तथा हिंद महासागर से फारस की खाड़ी का एकमात्र प्रवेश द्वार है। इस खाड़ी की सीमा पाकिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान से लगती है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल संबंधित है सौर ऊर्जा से, वंचित वर्गों के ऋण से, महिलाओं को विज्ञान में बढ़ावा देने से या फिर निःशुल्क विधिक सहायता से। अगला प्रश्न है, फैबलेस फाउंड्री ओसैट संबंधित है सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वस्त्र निर्माण या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की गई थी? कोचरब, फिनिक्स, टॉल्स्टॉय फार्म या फिर ऑरविले। सही जवाब है विकल्प डी, ऑरविले। अगला प्रश्न था, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? चीन, भारत, सऊदी या फिर यूक्रेन। सही जवाब है विकल्प बी यानी भारत। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात फिर से आपसे मुलाकात होगी। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं कल। नमस्कार।